अभी की जो संभावनाएं बन रही हैं फिरोज, करंट अफेयर्स पे अब आते हैं। ये जो जंग है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा था कल निफ्टी 24,000 पर टच करता हुआ सोमवार को, जब ये मई के लास्ट वीक में खुला तो लगा कि भाई सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं, लेकिन फिर कुछ अटैक्स की खबरें आई, फिर जो है वो चिंताएं फिर से आ रही हैं। क्रूड थोड़ा नर्म हुआ, फिर क्रूड गर्म हो गया है। रुपये की वीकनेस अभी भी चल रही है। आप इस सिचुएशन को एक इन्वेस्टर को कैसे समझाना चाहेंगे और क्या करने की सलाह दे रहे हैं? मेरे हिसाब से तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भाई बुरी खबर आती है, खुश खबरी आती है, पहले मैं खुश या बुरी दुख नहीं होता। पहले मैं देखता हूँ मेरी क्या हालत है, मेरे मॉडल पोर्टफोलियो की क्या हालत है, आनंद राठी के क्लाइंट के पैसे का क्या हुआ है। फिर उसके बाद दुख या खुशी जाहिर करता हूँ, क्योंकि आपने जैसे कहा निफ्टी 24,000 पे है, बट स्मॉल कैप ने 19% की रिटर्न दी थी अप्रैल में, राइट। फर्स्ट अप्रैल से अब हो गई ऑलमोस्ट मे एंड, 2 महीने में 14 म्यूचुअल फंड अगर किसी ने फर्स्ट अप्रैल को खरीदे होते, जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो, वो 12% आता है। लास्ट ईयर बुरा था, आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो की स्कीम खरीदते तो 2% का नुकसान होता, फायदे का तो छोड़ दीजिए। तो पहले अगर मैं 14 महीने की पीरियड लूं, फर्स्ट अप्रैल 2025 से लेके मई 2026 तक 14 महीने होते हैं। पहले 12 महीने में -2, लास्ट 2 मंथ्स में +12। तो टोटल रिटर्न आई 14 महीने की 10% की। 10% एफडी से ज्यादा होता है। वॉर चल रही है, ट्रंप साहब डामाडोल हो रहे हैं, उनका मूड स्विंग हो रहा है। फिर भी अगर मेरे क्लाइंट को इस 14 महीने के घटिया पीरियड में एफडी से ज्यादा रिटर्न आ गई, तो वो इतने उदास नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं बोलता हूं उदास क्लाइंट को, पहले बोलता हूं सर आंकड़े देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं उदास होना है कि नहीं होना। वरना न्यूज़पेपर डिसाइड करेगा आप सो पाएंगे कि नहीं। और आपको आपका पोर्टफोलियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूज़पेपर। ओके, सो कट द नॉइज एंड फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो, ये आपका मंत्र है इस समय। आपने स्मॉल कैप की बात की जिसने बहुत तगड़ी रैली दिखाई है अप्रैल में। अभी आप किस पर ओवरवेट होंगे? लार्ज कैप एक्यूमुलेट करने का ये सही समय है, या मिड कैप और स्मॉल कैप पर फोकस बढ़ाना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो? मेरे हिसाब से एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम है, लार्ज मिड स्मॉल। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 55% की लार्ज है, बाकी आधा आधा हिस्सा 22-22 या 22 और 23 स्मॉल और मिड कैप में। ये प्रोपोर्शंस होने चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि लार्ज कैप और निफ्टी ने जो परफॉर्म नहीं किया इतना, एक एक कोई इस पे बात नहीं कर रहा। दिस इज वन थिंग विच आई थिंक एवरीबडी शुड टेक अ नोट इफ यू हैव एनीथिंग टू डू विद इक्विटी। एक हाईलाइट कराऊंगा कि एक पॉइंट ये है कि सेंसेक्स ने निफ्टी को पहली बार अपनी जिंदगी में 3.25% अंडर परफॉर्म किया है। 4-5 महीनों में, 4 महीनों में ये ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये रिसर्च का आइटम मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या तात्पर्य निकलता है, उससे पता लगेगा कि लार्ज कैप की अगले 3 साल की क्या प्रोजेक्शन है। वाई हैज सेंसेक्स अंडर परफॉर्म? वरना ये लोग दोनों जुड़वा थे, आइडेंटिकल ट्विन्स थे। ये ऊपर जाता है तो ये भी एग्जैक्टली उतना ही 3.3 मल्टीपल से ऊपर जाता था। क्या हुआ है कि सेंसेक्स में टॉप 10 वेट्स इज 64%, निफ्टी में टॉप 10 वेट्स इज 54%। ओके, बट ऑलमोस्ट ऑल वेट्स आर सेम, ऑल स्टॉक्स आर सेम, वेटेज इज डिफरेंट। क्या हुआ है कि एमएससीआई, जो मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स होते हैं, वो एक इंडेक्स बनाते हैं हर कंट्री में, उसको कहते हैं एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स। वो स्टैंडर्ड इंडेक्स एक होता है और एक स्मॉल कैप इंडेक्स होता है हर कंट्री में। वैसे ही अगर हम ऊपर जाते हैं तो एमएससीआई का एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स है इसमें $2 ट्रिलियन, कितने, $2 ट्रिलियन लगे हुए हैं, मतलब 2 करोड़ करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ये में इसमें जो वेटेजेस हैं एचडीएफसी और रिलायंस की, ये वेटेजेस बहुत कम हो गई है। तो इसकी वजह से जो एग्जिट्स हुई हैं एचडीएफसी और रिलायंस शेयर में, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, टॉप स्टॉक्स हैं इसीलिए एग्जांपल ना तो मैं रेकमेंड कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू रिसर्च आइडिया, किसी को अगर डायरेक्ट इक्विटी में इंटरेस्ट है तो। इनकी वेट थी, दोनों की मिला के वेट थी 2.8%, अब इन दोनों की वेट हो गई है 1.7%। वेट कम कैसे हो गई? जो हम एफआई के सेलिंग आंकड़े देख रहे हैं ना, मैं अब उसको उसकी जड़ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्यों बिक रहा है। क्या बिक रहा है? एचडीएफसी और रिलायंस। इसीलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि रिलायंस का बिजनेस अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं बिक रहा है कि एचडीएफसी का बिजनेस नहीं है।
टीएसएमसी जो ताइवान की कंपनी है ना, वो भी इसी इंडेक्स में है। उसका वेट बढ़ के 7% से 14% हो गया है। वो बनाता है सेमीकंडक्टर, राइट। ताइवान की एक कंपनी का वेट है 14% और इंडिया का पूरा वेट है 11%। रिलायंस और एचडीएफसी का वेट है 1.6%। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही $2 ट्रिलियन इस इंडेक्स पे लगे हुए हैं और जैसे ही ताइवान की मार्केट ऊपर जा रही है, वो इंडिया से वेटेज खींच रहा है। ओके। और दो दो ताइवान के स्टॉक्स, पहला स्टॉक 14%, सेकेंड स्टॉक 1%। चाइना के दो स्टॉक 7%, अलीबाबा 3%, 4% ब्राजील और इंडिया मिला के 15% है, और टीएसएमसी एक स्टॉक 15% है इस इंडेक्स में। तो जैसे वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, इंडिया से वेटेज खींचा जा रहा है। और वेटेज खींच कहां से रहा है? जहां सबसे ज्यादा वेट था। सबसे ज्यादा वेट किस में होता है? हैवी टॉप वेट्स पर। स्टॉक्स में होता है। इसीलिए लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप ठीक ठाक कर रहा है। जब ताइवान से चिप मैन्युफैक्चरिंग की जो बबल है, अगर वो अनवाइंड होगी, तो एचडीएफसीज एंड द रिलायंसेस ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 स्टॉक्स विल डू बेटर अगेन। क्या वो 6 महीने में होगा या 6 साल में होगा, मुझे पता नहीं। बट उसका एक बीज एप्पल ने बो दिया है। एप्पल ने इंटेल के साथ एक टाई अप किया है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं चाइना के पड़ोसी के पास क्यों जा रहा हूं, इधर ही मैन्युफैक्चर करो। ये जो बीज बोना था, ये ताइवान, कोरिया, चाइना की सबकी बबल बर्स्ट करने का एक बीज बो दिया गया है ऑलरेडी। सो आई एम बुलिश ऑन लार्ज कैप ऑल्सो, but on a 2-3 year time frame.